हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। हम आगे बढ़ाते हैं हमारी सीरीज को। कौन सी सीरीज को? तो हमने सेट 1 और सेट 2 के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे टर्म 2 के 2020 के, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमको क्या पढ़ना है? तो आज हमें स्टार्ट करना है सेट 3 के सारे क्वेश्चंस। अभी हम बायोलॉजी के कर रहे हैं, बट ये नहीं सोचना कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे क्या। अरे नहीं, हमको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, साइंस में भी। चलिए, तो हमें क्या करना है, सेट 3 के बायोलॉजी के क्वेश्चन कौन से हैं? 2020 के हैं, 2020 के हैं ये सारे क्वेश्चंस, जो कि टर्म 2 के एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब आपके पेपर उस टाइम पे नहीं था टर्म 2, लेकिन टर्म 2 के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उन ही के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, सो दैट कि आपको चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और ये भी पता चल जाए कि लास्ट ईयर जो था किस तरह के क्वेश्चन जो आए थे। बिफोर लास्ट ईयर के भी हम करेंगे, बट 2020 में किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज draw a diagram showing germination of pollen of stigma of the flower and mark on it the following organs। ठीक है, या पार्ट्स। अब क्या करना है इसके अंदर? तो हमें एक बताना है कि भाई पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो है वो किस तरह से होता है, पोलन ग्रेन जो है वो किस तरह से स्टिग्मा पे आ रहा है, तो उसका डायग्राम बताना है। अब सबसे पहले देखो, निकलते ही क्या आ गया? डायग्राम। तो बायोलॉजी है, डायग्राम के बिना तो हो ही नहीं सकता। चलिए, सो हमें किसका डायग्राम बनाना है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ चुका है तो उसका जर्मिनेशन किस तरह से होगा, उसका डायग्राम बनाना है। कैसे हुआ था? जब यहाँ पर एक पोलन ग्रेन आ चुका था तो क्या हुआ था, एक पोलन ट्यूब बनी थी और उस पोलन ट्यूब के थ्रू इसके अंदर क्या गए थे? मेल गमेट्स गए थे। तो वही मेल जर्म सेल्स जो है वो जाएंगे किस तरफ? ओवरी की तरफ जाएंगे। ओवरी के अंदर भी कौन है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। और उस एग के लिए, ओव्यूल्स का मतलब एग, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल का जो फीमेल जर्म सेल है, उस सेल के पास जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे फीमेल जर्म सेल्स है। ये जो सेंटर वाला था ये क्या था? ये था एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट था? तो देखो 3 ऊपर के हमने बनाए थे। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनाया था? ऊपर के 3 बनाए थे, एंटीपोडल सेल्स बनाई थी हमने, और नीचे भी क्या बनाया था? 3 बनाए थे, जिसके अंदर फर्स्ट सेंटर वाला क्या था? सेंटर वाला था एग। एग के पास में जो 2 थे वो क्या थे? वो सिनर्जिड्स थे। क्या कर रहे थे? प्रोटेक्शन दे रहे थे एग को। भाई एग को प्रोटेक्शन दे रहे थे सो दैट कि जब ये मेल जर्म सेल आएगा तो इससे ज्वाइन हो जाएगा और फ्यूज करके क्या बनाएगा? फ्रूट के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा सेंटर में क्या थी? तो सेंटर के अंदर 2 थी पोलर न्यूक्लियाई। भाई थी तो सिंगल सेल, लेकिन ज्वाइन थी, निकल नहीं पाई थी, डिवाइड नहीं हो पाई थी सेल डिवीजन के टाइम पे, इसलिए क्या है? दो है, लेकिन हम उसको सिंगल ही पढ़ते हैं, पोलर न्यूक्लियाई हम उसको पढ़ते हैं। सो ये देखो, ये इस तरह का हो गया स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, और यही एग्जाम में पूछा गया है कि आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना है, और बनाने के बाद में इन ऑर्गन्स को या इन पार्ट्स को क्या करना है? लेबल करना है। इसके ऊपर लेबल करना है, सिर्फ ये बना के मत आना, ये लेबल भी करके आना है। लेबल कैसे करेंगे? तो भाई क्या बोला है सबसे पहले? पोलन ग्रेन कहाँ होगा? कहाँ आया था? स्टिग्मा पे आया था। मतलब पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो देखो ये रहा हमारा पोलन ग्रेन। उसके बाद देखो क्या कहा है? पोलन ट्यूब। तो हमें पता है कि पोलन ग्रेन तो आ चुका, स्टिग्मा के ऊपर आ गया। स्टिग्मा क्या था? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर था हमारे लिए। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ चुका है। अब पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 जर्म सेल्स है, वो 2 जर्म सेल या जो मेल गमेट्स है, वो दोनों कहाँ जाएंगे? फीमेल गमेट से मिलने के लिए जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो एक पाथ होना चाहिए ना। उस पाथ को क्या कहा था हमने? पोलन ट्यूब कहा था। तो भाई ये देखो, ये जो पाथ नजर आ रहा है ये क्या है? ये है पोलन ट्यूब। ये देखो, ये हो गई आपकी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के बाद क्या बोला है? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? तो भाई स्टिग्मा तो हमें पता ही है, वो जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके आराम से सो रहा है, वो क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद है फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल कहाँ होता है? तो भाई इतने सारे सेल्स में से फीमेल जर्म सेल कौन सा है? फीमेल जर्म सेल है ये जो सेंटर वाला है, ये है आपका फीमेल जर्म सेल, या हम इसको कहते हैं एग। बाकी सबको अगर डिनोट कर दिया कि भाई ये वाला है या ये है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये तो क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। ये तीनों क्या थे? एंटीपोडल सेल्स थे। और यहाँ बीच में क्या था? एक एग था, जो क्या है? फीमेल गमेट है। और पास के जो 2 है वो क्या है? वो 2 है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या करते हैं? एग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। और इस पूरे सेंटर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा था? एम्ब्रियो सैक कहा था। स्ट्रक्चर्स भूलने बिल्कुल नहीं है, डायग्राम्स याद करने हैं। जितने ज्यादा डायग्राम याद करोगे उतने मार्क्स तो आधे तो यूं ही आ जाएंगे आपके बायोलॉजी के, लेकिन डायग्राम्स आपको अच्छे से याद करके लेबलिंग भी आनी चाहिए। सिर्फ डायग्राम नहीं, लेबलिंग भी याद करनी है। चलो, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब का सिग्निफिकेंस क्या होता है? पोलन ट्यूब की जरूरत क्यों है हमें? तो अभी तो हमने देखा था, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ जाएगा तो वो फीमेल गमेट से कैसे मिलेगा? उसके अंदर जो मेल गमेट्स है
फीमेल गमेट से जाके कैसे मिलेंगे भाई, एक पाथ तो होना चाहिए ना, एक रास्ता तो होना चाहिए, हवा में उड़ के तो जा नहीं सकते, तो एक रास्ता होगा, उस रास्ते को या उस ट्यूब को हम क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब कहेंगे। कौन सी ट्यूब थी, देखो यहाँ पे कौन सी ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब आपको नजर आ रही है ये है पोलन ट्यूब, जो कहाँ जाके ओपन हो रही है, ये जा रही है सीधा फीमेल जर्म सेल के पास में। चलिए तो ये आपकी क्या हो गई, पोलन ट्यूब हो गई। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पोलन ट्यूब कैरीज द मेल जर्म सेल टू रीच द ओवरी एंड फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल। ओवरी तक जाएगा मेल जर्म सेल और किससे जाके मिलेगा, फीमेल जर्म सेल से जाके मिलेगा। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड और फ्रूट। आपको उस पार्ट के बारे में बताना है, फ्रूट का वो पार्ट बताना है जो किसमें कन्वर्ट होने वाला है, सीड में या फिर फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है। तो भाई सीड में कौन कन्वर्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये है। अब फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके अंदर देखो ये सेंटर वाला क्या था, ओवरी, ये क्या था स्टाइल, और ये क्या था स्टिग्मा। तो ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, और यही ओव्यूल्स जो है ये इसके अंदर क्या होता है, ये ओव्यूल्स क्या है, फीमेल गमेट से, इनसे आगे कौन मिलेगा, इनसे आगे मिलेंगे मेल गमेट ऑफ द फ्लावर, मेल गमेट मिलेगा और ये फ्यूज होके क्या कर देंगे, ये फूल के क्या बन जाएगा, ओवरी जो है वो फूल के बनेगा फ्रूट, और सेंटर के अंदर क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, सीड्स बनेंगे, कौन बनेगा, ओव्यूल्स बन जाएंगे। चलिए सो ओव्यूल्स देखो, सीड किससे बनेंगे, ओव्यूल से बनेंगे, फ्रूट किससे बनेगा, ओवरी से बनेगा। ठीक है, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, ये तो बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है। देखो सेंटर लेना है, ग्रीन कलर करना है, बस एक सेंटर में बना दो बस। एवोकाडो सुना होगा ना, एवोकाडो इज अ फ्रूट, तो एवोकाडो जो होता है इसका अंदर देखो ये जो सीड है ना, ये क्या है, ये किससे बना है, ये ओव्यूल से बना है, और ये जो फ्लैशी वाला पार्ट है ना जिसको कि हम खाते हैं वो किससे बना है, वो ओवरी से बना है। नाउ अब आपको जो नींबू ले लो, चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल है नींबू, घरों में रोज मिल जाता है हमें, और गर्मियां आ रही है तो फिर नींबू तो चाहिए ही चाहिए। नींबू के अंदर जो ये सीड्स होते हैं ये किससे बने हैं, ये ओव्यूल से बने हैं, और ये जो पार्ट है जिसमें से हम रस निकाल निकाल के पी जाते हैं वो क्या है, वो ओवरी है, वो ओवरी की वजह से बना है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज होमोलोगस और एनालॉगस पेयर्स। होमोलोगस और एनालॉगस पेयर्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करना है कि भाई इसमें से कौन सा होमोलोगस है और कौन सा एनालॉगस पेयर है। सो फर्स्ट वन इज ब्रोकली एंड कैबेज। ब्रोकली एंड कैबेज जो है वो होमोलोगस पेयर है या फिर एनालॉगस पेयर है, तो देखो अकॉर्डिंग टू द आंसर ये कौन सा है, ये एनालॉगस पेयर है। भाई एनालॉगस पेयर और होमोलोगस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो भाई होमोलोगस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। नाउ एनालॉगस का मतलब ये होता है कि भाई जो आपका उनका जो फंक्शन होगा वो सिमिलर होगा लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। देखो मैं लिख देती हूँ, फंक्शन जो है एनालॉगस जो है उसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा सिमिलर, ठीक है, फंक्शन होगा सेम, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिफरेंट। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंट। चलिए और सेम इसका उल्टा किस्म हो जाएगा आपका होमोलोगस के अंदर, जहां पर ये जो फंक्शन है वो हो जाएगा डिफरेंट, फंक्शन होगा डिफरेंट, और जो स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर है। नाउ अब देखो ब्रोकली और कैबेज के अंदर क्या चीज है, तो भाई ब्रोकली और कैबेज क्या है, इनका फंक्शन दोनों का सिमिलर है लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या हो गए, एनालॉगस हो गए। ठीक है, जिंजर एंड रेडिश है, जिंजर और रेडिश क्या होता है, भाई जिंजर हमें पता है, रेडिश भी हमें पता है, मूली और अदरक तो पता ही है। दोनों का क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर क्या दोनों का सिमिलर होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। जिंजर तो इतनी सी होती है और रेडिश बहुत लंबी सी होती है, तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, मतलब ये कौन सा होगा, ये एनालॉगस पेयर हो जाएगा। नाउ फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड लिजर्ड, भाई ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड लिजर्ड जो है इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। भाई बर्ड्स का होगा तो क्या होगा, फोर लिम्स उड़ने के काम आएगा, लेकिन लिजर्ड है तो चलने के काम में आएगा, उसके आगे बढ़ने के काम में आएगा। सो ये कौन सा होगा, ये होमोलोगस पेयर होगा। विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड, बर्ड का विंग क्या काम करता है, उड़ने के काम में आता है, बैट का विंग क्या करता है, उड़ने के काम में आता है। फंक्शन हो गया सिमिलर लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एनालॉगस पेयर कहेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेन फीचर दैट कैटेगरीज
दैट कैटेगराइज होगा, यहाँ पे कैटेगराइज होगा, कैटेगरीज नहीं होगा। अ गिवन पेयर ऑफ ऑर्गन्स एज होमोलोगस एंड एनालॉगस। ये आपको मेन फीचर बताना है कि हमने इन दोनों को किस बेस पे हमने इन दोनों को देखा है। कि यहाँ जो हम बोल रहे थे ना कि एनालॉगस है, होमोलोगस है, तो भाई ये जो सारे पेयर्स है, ऐसा कौन सा बेस था जिसकी वजह से हमने बोल दिया कि एनालॉगस और होमोलोगस है? तो भाई अभी तो बताया, यही वाला है। फंक्शन अगर सिमिलर है, स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है, दैट मींस एनालॉगस होंगे। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंट है और स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है तो होमोलोगस होंगे। देखो यही आपको लिखना है। होमोलोगस ऑर्गन्स हैव सिमिलर ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होगा बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, चलिए। Whereas analogous organs have different basic structure but perform similar function. Analogous का basic structure जो होता है वो बिल्कुल different होता है, लेकिन उनका function बिल्कुल similar होगा। दोनों का function बिल्कुल similar होगा। अब जैसे जिंजर था, जिंजर और रेडिश जो था, वे दोनों का structure बहुत different है, लेकिन उनका function similar है। That is why they are analogous pair of structures. ठीक है, चलिए। The next question is a green stamped rose plant denoted by capital G and a brown stamped rose plant denoted by small g are allowed to undergo a cross with each other. भाई एक brown stamp rose plant था, एक green stamp rose plant था, दोनों के ही अंदर क्या हो रहा था? दोनों के अंदर हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। जब दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें क्या चेक करना है? लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग। हमें इनके ऑब्जर्वेशंस देखने हैं। कौन से ऑब्जर्वेशंस देखने हैं? तो भाई कलर ऑफ स्टैम इन देयर F1 प्रोजीनी, स्टैम का कलर देखना है F1 प्रोजीनी के अंदर। उसके बाद हमें बताना है परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टैम प्लांट्स इन F2 प्रोजीनी इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अगर F1 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं तो फिर ब्राउन स्टैम प्लांट जो F2 प्रोजीनी में मिलेगा उसका परसेंटेज क्या होगा? रेशियो ऑफ कैपिटल G एंड कैपिटल G स्मॉल g इन द F2 प्रोजीनी। मतलब ये जो जीनोटाइप है ना, ये वाला जो जीनोटाइप है और एक ये जीनोटाइप है, दोनों का ही आपको रेशियो बताना है इन F2 प्रोजीनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भाई हमें क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आने से रहा, इसको अभी देखना ही नहीं है आपको, भूल जाओ इसको। हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करवाएंगे? अगेन क्रॉस करवाएंगे। भाई सबसे पहले इनका क्रॉस करवाओ। क्रॉस करवाने के बिना आपको समझ नहीं आएगा। हमें पेरेंटल जो थे, पेरेंटल जो है, जो आपके पेरेंटल जीन्स है, उनका क्या करवाना है? सबसे पहले क्रॉस करवाना है। ठीक है, भाई हमारे पास है एक है कैपिटल G, एक है कैपिटल G। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये देख लो, ये ग्रीन स्टैम्प्ड है। ये कौन सा है? ग्रीन स्टैम्प्ड रोज प्लांट है। और जो सेकंड वन है जो कि है स्मॉल g, ये कौन सा है? तो ये है हमारा ब्राउन स्टैम्प्ड रोज प्लांट। भाई ये कौन सा है? ब्राउन स्टैम्प्ड रोज प्लांट है। ठीक है, अब F1 प्रोजीनी में क्या होगा? भाई जब हम पेरेंटल का क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाना है दोनों का, तो हमें मिलेगी F1 प्रोजीनी। F1 प्रोजीनी का क्या करवाना है? देखो F1 प्रोजीनी का हमें करवाना है सेल्फ पॉलिनेशन। F1 प्रोजीनी का क्या करवाओगे? सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। तो जैसे ये दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो हमें मिलेगा F2 प्रोजीनी। तो हम देखते हैं इनका क्या करते हैं, कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो ये कि भाई ये तो है ग्रीन कलर, ठीक है, ये वाला कौन सा है? तो ये था हमारा ब्राउन कलर। ये कौन सा कलर है? ये है ब्राउन कलर। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये है ब्राउन कलर। ठीक है, चलो अब दोनों का क्या करवाना है? हमें क्रॉस करवाना है। तो करवाओ दोनों का क्रॉस। क्या होगा? ये देखो, ये दोनों हो गए आपके G, ये हो गया G, ये हो गया कैपिटल स्मॉल g, ये स्मॉल g हो गया। दोनों क्या है? अभी पेरेंट है। ठीक है, आगे आएंगे जब दोनों का हो गया क्रॉस, तो भाई इनका क्रॉस करवाओ। G से G हो जाएगा, ये वाला स्मॉल g से कैपिटल G से स्मॉल g, फिर कैपिटल G से स्मॉल g और फिर कैपिटल G से स्मॉल g। तो सारे ही केसेस में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कैपिटल G स्मॉल g। सारे ही केसेस में ये मिला। दैट मीन्स कि हमें F1 प्रोजीनी में कौन सा कलर मिलेगा? कौन से कलर की स्टैम्प मिलेगी? भाई इसमें से देखो डोमिनेटिंग कौन सा है? तो डोमिनेटिंग कौन सा होता है? जो कैपिटल 1 होता है। डोमिनेटिंग कौन सा है इसमें? कैपिटल G। कैपिटल G का मतलब ग्रीन कलर की स्टैम्प हो जाएगी। तो देख लो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ द स्टैम्प इन देयर F1 प्रोजीनी। तो भाई F1 प्रोजीनी तो हमें मिल गई ना, ये हमारी कौन सी है? F1 प्रोजीनी है। तो ये जो F1 प्रोजीनी है उसके अंदर कौन सा कलर होगा? उसके अंदर कलर होगा कौन सा? ग्रीन कलर हो जाएगा। इसके अंदर ग्रीन कलर क्यों हो जाएगा? सारे ही जो प्लांट्स हैं उनका ग्रीन कलर होगा। क्यों होगा? बिकॉज जितने भी प्लांट्स हमें मिले हैं सबके अंदर जो 4 प्लांट्स मिलेंगे सबके अंदर क्या होगा? जीनोटाइप भले ही डिफरेंट है, लेकिन जो उनका फिनोटाइप है, जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है, उसके अंदर हमेशा जो स्टैम्प होगी वो ग्रीन कलर की आएगी। बिकॉज जो कैपिटल G है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा
लेकिन स्मॉल जी अपने आप को एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। चलिए, सो इसके बाद हमें क्या करवाना है, इसके बाद देखो हमें करवाना है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसका करवाएंगे भाई, इसी का करवाओगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो भाई हमारे पास देखो एक है, एक पहले बॉक्स बना लेते हैं सो दैट कि हमारे लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाए। नाउ देखो जैसे ही आप इसका बॉक्स बना लोगे तो क्या होगा, चलो अब हम देखते हैं कि हमें कौन से प्लांट्स मिलने वाले हैं। ये हो गया आपका कैपिटल जी, यहाँ हो गया स्मॉल जी, फिर अगेन वही है कैपिटल जी और यहाँ हो जाएगा स्मॉल जी। करवाओ इनका क्रॉस करवाने से क्या हो जाएगा, क्रॉस करवाने से क्या होगा, तो भाई देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमें मिला कैपिटल जी को कैपिटल जी से करवाया तो हमें ये मिला, ठीक है, ये कौन सा होगा, ग्रीन कलर का होगा। नाउ कैपिटल जी को हमने करवाया स्मॉल जी से क्रॉस, तो कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर यहाँ स्मॉल जी से कैपिटल जी को करवाया तो कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी है तो ये देखो स्मॉल जी और स्मॉल जी, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा है जिसका जीनोटाइप के अंदर दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है। जब दोनों के अंदर रिसेसिव ट्रेट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्राउन कलर की स्टेम बनेगी। बेसिकली एक ऐसा है जिसके अंदर आपकी ब्राउन कलर की स्टेम बनने वाली है, देखो यहाँ आपकी बनने वाली है एक ब्राउन कलर की स्टेम, ठीक है। बाकी सबके अंदर किस कलर की स्टेम बनेगी, तो बाकी सबके अंदर बनेगी ओनली ग्रीन कलर की स्टेम। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ भी कैपिटल जी, यहाँ भी कैपिटल जी आया है, मतलब ये डोमिनेटिंग है, यहाँ भी कैपिटल जी है डोमिनेटिंग है, मतलब कि सारे के सारे प्लांट्स बाकी के क्या बनेंगे, ग्रीन कलर के स्टेम वाले बनेंगे, सिर्फ एक ही है जो ब्राउन कलर का बनेगा। सो कम टू द क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा F1 प्रोजीनी में जो सारे प्लांट्स बने उनके स्टेम का कलर क्या था, उनके स्टेम का कलर था ग्रीन कलर। सो second one is percentage of brown stem plants in F2 progeny if F1 plants are self pollinated। आपको बताना है कि अगर F1 प्लांट का हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जो कि हम करवा चुके हैं, उसके अंदर ब्राउन स्टेम प्लांट जो थे जो F2 प्रोजीनी में हमें मिले उसका परसेंटेज क्या है। तो भाई F2 में देख लो, ये पूरा 100% है, ये 25%, 25%, 25%, तो ब्राउन कलर की स्टेम वाले हमें कितने परसेंट में मिले, 25% ओनली। तो ब्राउन कलर के स्टेम के जो प्लांट्स थे वो कितने हैं, ओनली 25%। द नेक्स्ट थिंग इज कि रेशियो ऑफ कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन द F2 प्रोजीनी, दोनों का क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। किसका, कैपिटल जी का, कैपिटल जी स्मॉल जी का। अब देखो कैपिटल जी, ठीक है, एक आता कैपिटल जी और स्मॉल जी। क्या स्मॉल जी की बात हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो नहीं हुई है तो इसको तो कट कर दो, हमें इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब इन तीनों में से चेक कर लो कि जी कितने हैं, ओनली 1, तो 1। रेशियो कैपिटल जी स्मॉल जी, तो ये 1 और ये 2, मतलब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ हो गया 2, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2। इट इज योर आंसर। देखो 1:2 इज द आंसर। देखो कैपिटल जी स्मॉल जी एंड 1:2 इज द आंसर। चलो come to the next question. Based on the findings of this cross, what conclusion can be drawn? इन findings को देखने के बाद में आपका conclusion क्या हो सकता है। सी, जो आपने ये क्वेश्चन किया ना पहले वाला, ये जो क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे, एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के साथ में हमें ये भी लिखना है, इसको भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, हमें ये पूरा का पूरा क्रॉस करके फिर बताना है कि किसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, सो आप उसको देख के क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो भाई हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जहां पर कैपिटल जी आया था वहां पर जो प्लांट था वो कैसा बना था, वो ग्रीन कलर के स्टेम वाला बना था। लेकिन जहां पर सिर्फ स्मॉल जी आया, सिर्फ वहीं पे ब्राउन कलर का था, बाकी स्मॉल जी से कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स कि जो कैपिटल जी है वो कौन सा ट्रेट है, वो डोमिनेटिंग ट्रेट है, और जो आपका स्मॉल जी है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब जो डोमिनेटिंग ट्रेट होगा सिर्फ वही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये नोबिता है बेचारा, ये तो कुछ कर ही नहीं पाता, ठीक है। ये तो आपके लिए था थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए कि ये कुछ कर नहीं पा रहा, और ये तो हमारा है डोमिनेटिंग ट्रेट है ये तो। चलिए, द ट्रेट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन F1 प्रोजीनी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। जो F1 प्रोजीनी के अंदर हमें मिले थे ना ट्रेट्स, वो कौन से थे, वो डोमिनेंट ट्रेट्स थे। कौन सा, ग्रीन कलर स्टैम्प। Whereas the traits which are unable to express themselves in F1 progeny but reappear in the F2 progeny are called recessive trait। भाई F2 progeny में वो reappear तो हो गए, जीनोटाइप में तो आ गए थे,
लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, स्टार्टिंग में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और बाद में भी सिर्फ 25% ही कर पाए अपने आप को एक्सप्रेस। तो ये कौन सा ट्रेट होगा, ये होगा रिसेसिव ट्रेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो कौन सा ट्रेट होगा, वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। ज्यादा नहीं याद रहे तो इस पिक्चर को याद कर लेना कि भाई नोबिता क्या है, रिसेसिव है, ये जियान क्या है, ये है डोमिनेंट। इसका मतलब कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ओनली डोमिनेटिंग ट्रेट करेगा। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from the following group of organism create a food chain which is the most advantageous for human beings in terms of energy। ये जो आपको सारे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, भाई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी है, प्लांट है, ह्यूमन बीइंग भी है, सबके नाम गिवन है। इसमें से आपको कौन सी फूड चेन बनानी है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब सोचो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा, कि हमें सारी की सारी एनर्जी मिल जाए, यही होगा, बाकी तो हो नहीं सकता। तो हमें सारी एनर्जी कब मिलेगी, जब हम प्लांट्स को डायरेक्ट लेने वाले हैं। मतलब हमने एक रूल पढ़ा है कि भाई जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वहां पर अगर 100% एनर्जी मिल रही है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी मिलेगी, ओनली 10% ऑफ द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर मिला ओनली 10% ऑफ द प्रीवियस वन। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे तो हमें कितना मिलेगा एनर्जी, हमें मिलेगी 1% एनर्जी। ठीक है, 10% ऑफ 10। सो फोर्थ पे आ जाओ, अगेन हम इसका 10% फाइंड आउट करेंगे, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 0.1%। अब सोचो हम होते हैं हमेशा लास्ट में, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, लास्ट में। लास्ट मतलब जो टॉप मोस्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है वहां पर होते हैं, और जब वो टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पर है इसका मतलब जो एनर्जी लेवल होगा वो एकदम कम होगा। बाकी सबको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, सारे ऑर्गेनिज्मों को मिलेगी जो लोअर ट्रॉपिक लेवल्स पे है, लेकिन जो टॉप मोस्ट पे है उसको एनर्जी एकदम कम मिलेगी। तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है कि भाई फर्स्ट के बाद सीधा हम आ जाए। ठीक है, फर्स्ट कौन होता है, भाई प्रोड्यूसर्स होते हैं, वहां तो हम हो नहीं सकते क्योंकि हम अपना खाना खुद बना नहीं सकते। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स के बाद जस्ट अगर हम आ जाते हैं, मतलब अगर प्लांट को हम डायरेक्टली खाते हैं तो क्या मिलेगा, हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो हमारे लिए जो बेनिफिशियल होगा वो क्या होगा कि भाई डायरेक्टली हम ग्रीन प्लांट जो है उनको हम खुद ही खा लेते, तो जो सीरियल प्लांट है उनको अगर ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट खा लेगा तो ये जो फूड चेन होगी इसके अंदर हमें एनर्जी सबसे ज्यादा मिलने वाली है 10% ऑफ सीरियल प्लांट। मतलब अगर यहाँ 100% है तो हमें मिलेगी 10%। अब सोचो 0.1% मिल रही थी और अब मिल रही है 10%, तो कौन से ज्यादा बेनिफिशियल होगी, 10% वाली बेनिफिशियल होगी ना। इसलिए ये वाली फूड चेन जो है ये हमारे लिए परफेक्ट है, एडवांटेजियस है। ठीक है, जो हमें एडवांटेज देने वाली है, जो हमें बेनिफिट देने वाली है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द पॉसिबल डिसएडवांटेज इफ द सीरियल प्लांट इज ग्रोइंग इन सॉइल रिच इन पेस्टिसाइड्स। अब सोचो कि ये जो सीरियल प्लांट है अगर ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो होता जहां पर पेस्टिसाइड्स ज्यादा है, मतलब ऐसी सॉइल है जहां पर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को डाला गया है, बहुत सारे जर्म किल करने वाले उन केमिकल्स को डाला गया है, तो क्या होगा अगर हम उसी को कंज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भी वो पेस्टिसाइड जाएंगे। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि जितने जो भी ऑर्गेनिज्म उस सीरियल प्लांट को खाएगा या अगर हम खाते हैं या कोई अदर ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसके अंदर केमिकल्स का जो इंटेक है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस ज्यादा की वजह से ये हमारा डिसएडवांटेज ही तो हुआ। चलिए, पेस्टिसाइड्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिनको कि हम डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अकमलेट प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, सारे जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वहां ये कलेक्ट होते जाते हैं। भाई एक के अंदर अगर केमिकल का थोड़ा सा पार्ट आया तो भाई नेक्स्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा आएगा, उसके नेक्स्ट में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, तो ये बहुत केमिकल जो है ना कंटिन्यूअसली एकदम अकमलेट होता जाता है, एकदम साथ साथ में आता जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या करेगा, लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। ये लीड किसको करेगा, बायोमैग्निफिकेशन को करेगा। क्या हुआ, देखो अगर सपोज पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा थे, तो पेस्टिसाइड अगर ज्यादा थे तो भाई ये जो मे फ्लाई है सबसे पहले केमिकल किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। उसके बाद और ज्यादा केमिकल किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। उससे ज्यादा केमिकल किसको मिलेगा, तो इनको मिलेगा। और उससे भी ज्यादा केमिकल किसको मिलेगा, तो भाई हमें मिलने वाला है। दैट मीन्स कि अगर पेस्टिसाइड के अंदर कोई सीरियल प्लांट है दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, हमें ही है। क्यों है, बिकॉज हम कहाँ है, टॉप मोस्ट लेवल पे है, और टॉप मोस्ट लेवल पे आते ही सारे के सारे जो केमिकल्स है वो अकमलेट होते जाते हैं, और अकमलेट हो के लास्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है वहां पर हाईएस्ट लेवल में आ जाते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब अगर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जा रहा है इसका मतलब वो हमें हार्म तो कर ही रहा है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब यूजिंग द ऑर्गेनिज्म मेंशन्ड अबोव। आपको क्या करना है, एक फूड वेब कंस्ट्रक्ट करना है। एक फूड वेब कंस्ट्रक्ट करना है जो कि जो आपको पहले प्रीवियस वाले में दे रखा था। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में एक बार देखो क्या क्या दिया हुआ था। हॉक दिया है, रैट दिया है, सीरियल प्लांट दिए है, गोट दिया है, स्नेक दिया है, ह्यूमन बीइंग दिया है। तो भाई हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कहाँ होता है, टॉप मोस्ट पे होता है। जो प्लांट होते हैं भाई, प्लांट होगा वो सबसे पहले होगा, प्लांट को कोई खा नहीं सकता, तो प्लांट हो गया सबसे पहले। उसके बाद ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल जो कि प्लांट को खाता है, सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो जो प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद उन ऑर्गेनिज्म को अगर कोई और खा रहा है तो वो आ जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, एक फूड वेब बनाना है। ठीक है, तो फूड वेब कैसे बनेगा, तो फूड वेब बनेगा देखो इस तरह से। कैसे बनाइए भाई, सीरियल प्लांट थे, उन सीरियल प्लांट को किसने खाया, रैट ने भी खाया। उन्हीं सीरियल प्लांट को किसने खाया, गोट ने भी खाया। और उन्हीं सीरियल प्लांट को और कौन खा सकता है, भाई हम भी तो खाते हैं, हम प्लांट्स भी तो खाते हैं, वी आर वेजिटेरियन ऑल्सो। चलिए, सो सीरियल प्लांट जो है उनको रैट ने खा लिया, गोट ने खा लिया और ह्यूमन बींग्स ने खा लिया। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। नाउ अब इस रैट को कौन खाएगा, भाई इस रैट को कौन खाने वाला है, स्नेक खा सकता है इस रैट को। ठीक है, इस रैट को स्नेक खा सकता है। एंड गोट को कौन खाने वाला है, तो गोट को ह्यूमन बींग्स खा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग को कोई खाने वाला है क्या, कोई जानवर आके हमें खा जाता है क्या कभी भी, अरे नहीं भाई, हम थोड़ी ना किसी के शिकार बनते हैं। चलिए, सो स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को खाएगा हॉक। तो ये क्या हो गया, ये एक फूड वेब बन गया। अब भाई सोचो, ह्यूमन बीइंग को खाने वाला इनमें से कोई है क्या, भाई रैट तो खुद ही इतना सा होता, साइज तो देखो बेचारे की, तो वो कैसे खा सकता है हमें। सांप है, वो भी हमें नहीं खा सकता। गोट है, छोटी सी तो होती है बेचारी, नहीं खा सकती हमें। ठीक है, चलिए, सीरियल प्लांट को 3 लोगों ने खाया, रैट ने, गोट ने और ह्यूमन बीइंग्स ने। रैट को किसने खाया, स्नेक ने खाया, और स्नेक को कौन खाने वाला है, हॉक खाने वाला है, या फिर हम ही खा सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये फूड वेब समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव्स टू द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। मतलब आपको क्या बताना है, प्लास्टिक बैग के जो यूजेस है, उन प्लास्टिक बैग के यूजेस के हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, कि भाई हम अगर प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट पर कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। एंड आपको अल्टरनेटिव में बताना है कि अगर हम प्लास्टिक बैग का यूज ना करें तो हम किसका यूज करें। भाई आपने तो चलो बोल दिया कि प्लास्टिक बैग यूज मत करो, एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर हम प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करेंगे तो भाई किसका यूज करेंगे, तो देखते हैं। चलिए, सो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप खुद ही बता दो। कैसे बताओगे आप, तो भाई जो प्लास्टिक होता है वो कहाँ कहाँ हार्म करेगा, वो हमारे जमीन पे भी हार्म करेगा, वो पानी के अंदर जाएगा तो भी हार्म करेगा, अगर हम उसको ऐसी रोड पे फेंक दे तो भी वो हमें हार्म करेगा। कैसे करेगा, सो अगर पानी के अंदर सपोज हमने कहीं डाल दिया, कहीं ड्रेन्स में चला गया अगर प्लास्टिक बैग हमारा, तो क्या होगा, वो हमारी ड्रेन्स को ब्लॉक कर देगा। जैसे ही वो ड्रेन को ब्लॉक करेगा, पानी इकट्ठा होना लग जाएगा। जैसे जैसे पानी इकट्ठा होगा उसके अंदर क्या आ जाएंगे, मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा फैलेंगे, और वो इतना ज्यादा फैलेंगे ना तो हमें बीमारियां भी फैलाएंगे साथ के अंदर। तो हमारे लिए क्या हुआ, हार्म हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। एयर पॉल्यूशन भी फैलेगा। कैसे, अगर हम प्लास्टिक बैग्स को जला देते हैं, सपोज मैंने प्लास्टिक बैग्स को कलेक्ट किया, जला दिया, तो क्या होगा, एक पॉइजनस गैस निकलेगी जो कि हमें हार्म करेगी। जैसे ही हम उसको सांस के थ्रू अंदर लेंगे तो बहुत गड़बड़ है भाई। ठीक है, उसके अलावा अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जमीन के अंदर और सपोज वो अंदर चली गई जमीन के, तो क्या होगा, वो डिग्रेड तो हो नहीं सकती, तो धीरे 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 क्या करेगी, जमीन को बंजर करने का काम करेगी, उसको बैरन बना देगी पूरा का पूरा। एंड अगर सपोज हमने कचरे की थैलियों, कचरे के डिब्बे में ऐसे ही उसको डाल दिया और कहीं कचरे कहीं फैला हुआ था, वहां जाके हमने कचरा डाल भी दिया सारा का सारा, भले हमने डिब्बे में रखा, उस डिब्बे को ले जाके हमने कहाँ खाली कर दिया, जहां बहुत सारा कचरा रखा था। वहां अगर कोई भी एनिमल आता है तो क्या होगा, वो एनिमल उसको खा लेगा, और प्लास्टिक बैग को खाने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिक बैग हमारे जो एनिमल्स है उनके इंटेस्टाइन्स के अंदर फंस जाएगा। जैसे ही वो उनके इंटेस्टाइन में फंसा तो उस बेचारे की डेथ हो जाएगी ना, इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करना है, प्लास्टिक को बंद करना है। चलिए, दे लीड टू लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन व्हेन डिस्पोज्ड इम्प्रॉपरली। जब उनको इम्प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है तो लैंड और वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं वो। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वुड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, एयर पॉल्यूशन होगा। अगर आप प्लास्टिक बैग्स को जला देते हो तो क्या होगा, टॉक्सिक गैसेस निकलेगी जो कि एयर पॉल्यूशन फैलाएंगी। प्लास्टिक बैग्स कैन ब्लॉक द ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है। एज आई टोल्ड यू कि ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होते हैं हमारे सबसे पहला नुकसान है कि मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा फैलेंगे, फिर मलेरिया फैलेगा, फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। चलिए, सो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है भाई, अगर हम प्लास्टिक बैग का यूज ना करें तो हम क्या यूज करें, तो हम यूज करेंगे कपड़े के थैले, कपड़े के थैले यूज करेंगे भाई। ठीक है, कपड़े की थैलियां यूज कर लो, क्लोथ के जो बैग्स होते हैं वो यूज करो, जूट बैग्स यूज करो, पेपर बैग्स यूज कर लो,
एंड जो कंटेनर्स होते हैं हमारे, भाई हमारे जो सारे कंटेनर्स है घरों के अंदर, जो हमारे डिब्बे होते हैं, वो सारे के सारे डिब्बे किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। तो उन प्लास्टिक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? मेटल यूज कर सकते हैं, हम स्टील यूज कर सकते हैं, हम एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मेटल के कंटेनर्स आते हैं, उन कंटेनर्स का हम यूज कर सकते हैं। हमें प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? आज से ही हमारे घर में प्लास्टिक को बंद कर देंगे। चलिए, मोदी जी ने वैसे भी बोल ही रखा है कि प्लास्टिक को बैन करो, लेकिन हम थोड़ी ना मानने वाले हैं, पॉलिथीन को कहाँ बैन करेंगे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस दैट कैन बी फॉलोड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स। आपको ऐसी 2 प्रैक्टिस बतानी है जिससे कि हमारे घर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो रहा है हमारे घर के अंदर, भाई वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें आ जाती है ना हमारे घर के अंदर, तो जितने अभी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उन सबको हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। तो भाई हमारे घर में सबसे पहला क्या तरीका होता है? क्या होगा? कचरा इकट्ठा किया जला दो? अरे नहीं, अगर वो करोगे तो ऐसी चीजें भी जलेंगी जिससे कि टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी, पॉइजनस गैसेस निकलेगी, तो वो हमें ही नुकसान करेंगी। सो क्या करना है? सारा कचरा इकट्ठा करना है और कहाँ दे देना है? म्युनिसिपल पार्टी की जो गाड़ी आती है उसको। क्या सारा कचरा इकट्ठा करके दोगे? अरे फिर गलत बोल रहे हो। क्या करना है? बोलो, याद करो। 2 कचरे के डिब्बे रखने हैं हमें। 2 कचरे के डिब्बे क्यों रखना है? एक के अंदर होगा हमारा किचन वेस्ट, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो सारा होगा हमारे एक डिब्बे के अंदर, और दूसरा कचरे का डिब्बा, दूसरा डस्टबिन हमारा कौन सा होगा? जिसके अंदर हमारे प्लास्टिक कंटेनर्स होंगे, प्लास्टिक बैग्स होंगे, ग्लास बॉटल्स होंगी, जितने भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सारे के सारे उसमें चले जाएंगे। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सारा कहाँ जाएगा? म्युनिसिपल पार्टी की गाड़ी ले जाएगी और वो ले जाके क्या करेगी? लैंडफिल्स में डाल देगी। शहर के बाहर एक खड्डा बड़ा सा, जहां पर क्या था? कचरा इकट्ठा किया जा रहा था, और जब वो पूरा भर गया तो वहां पे ऊपर बना दिया गार्डन या मॉल या कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो भूलना बिल्कुल नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम उसका सेग्रीगेशन कर सकते हैं सो दैट कि हम उसको रिसाइकल कर सके। अगर रिसाइकलिंग वाला कुछ है तो रिसाइकल कर दो। एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग। भाई जो वेट वेस्ट होगा, जो गीला कचरा होगा, जो हमारे किचन का वेस्ट होगा, उन सब का हम क्या करेंगे? तो उन सब से हम बनाएंगे क्या? खाद, मैन्योर बनाएंगे। हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, सो दैट कि वो वेस्ट जो है वो एक्चुअली वो वेस्ट नहीं जाए, वो हमारे काम आ जाए और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो एक खड्डा खोदना है, उसके अंदर ये सारा कचरा डाल देना है, और उसके ऊपर अगर वर्म्स है तो वर्म्स डाल दो, अदरवाइज ऐसे उसको ढक दो, तो हो जाएगी क्या? कंपोस्टिंग। ऑटोमेटिकली वो डिग्रेड होके क्या बना देगा? वो बनाएगा मैन्योर। और जब मैन्योर बन जाएगा तो क्या होगा? हम उसको हमारे प्लांट्स में यूज कर लेंगे, और प्लांट में यूज करोगे तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी और केमिकल का यूज भी कम हो जाएगा। सो आई होप कि आपको लैंडफिल, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग पता होगा, और यही हमारी प्रैक्टिसेस होती है जिसकी वजह से हम हमारे घर का जो कचरा है उसको यहाँ वहां नहीं डाल के उसको अच्छे से डिस्पोज कर देते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जाना कहीं नहीं है। अगर एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो जूस वूस पी के आ जाओ फटाफट से, चाय वाय ले लो, लेकिन थकना मना है। यहाँ पर स्कोरशाला के साथ तो थकना बिल्कुल मना है। चलिए, लिस्ट 3 फैक्टर्स दैट कुड लीड टू स्पेशिएशन, व्हिच ऑफ दीज कैन नॉट बी मेजर फैक्टर इन द स्पेशिएशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज एंड व्हाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिस्ट करना है। किसको लिस्ट करना है? 3 फैक्टर्स को दैट कुड लीड टू स्पेशिएशन, जिसकी वजह से स्पेशिएशन हो सकता है। तो एज आई टोल्ड यू, जैसे ही एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पहले एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और एक एक क्वेश्चन का आंसर ही देना है। भाई सारा एक साथ पढ़ लोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी बना के अगर आंसर में खिचड़ी लिख दी तो बहुत गड़बड़ है भैया, नंबर नहीं मिलेंगे फिर। सो एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और एक एक क्वेश्चन का ही आंसर हमें देना है। तो 3 फैक्टर्स बताने हैं आपको जिसकी वजह से क्या हो सकता है? स्पीशिएशन हो सकता है। तो फर्स्ट होता है हमारा क्या? नेचुरल सिलेक्शन। बीटल्स को नहीं भूलना है। बीटल्स जिनको क्रो खा रहे थे और एक ने अपने आप के अंदर किया चेंज, और फिर क्रो को दिखा ही नहीं कि बेटा तुम तो खाते रहो लेकिन हम आपको दिखेंगे ही नहीं, कहां से खाओगे? सो नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हो सकता है जोग्राफिकल आइसोलेशन, हो सकता है म्यूटेशन, हो सकता है भाई आइसोलेट हो जाओ, ऑटोमेटिकली नई स्पीशीज बन जाएगी, और म्यूटेशन की वजह से भी क्या बनेगा? नई स्पीशीज बन जाएगी, डीएनए में चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज विच ऑफ दीज कैन नॉट बी अ मेजर फैक्टर। भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेजर फैक्टर नहीं है? किसके लिए नहीं है? इन द स्पेशिएशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज एंड व्हाई। जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज है उनके अंदर ये जो स्पेशिएशन है, भाई इनमें से जो पार्ट्स हमने दिए ना तीनों फैक्टर्स में से, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो स्पेशिएशन में हेल्प नहीं करता है? भाई स्पेशिएशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो भाई जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है वो नहीं हो सकता। जोग्राफिकल आइसोलेशन
कैन नॉट बी द मेजर फैक्टर इन द स्पीशिएशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर जो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो कभी भी मेजर फैक्टर नहीं बन सकता स्पीशिएशन के लिए। क्यों नहीं बन सकता, तो इसका भी आंसर देंगे हम। बिकॉज द फिजिकल बैरियर कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दीज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स के अंदर जो फिजिकल बैरियर्स है वो हम कभी भी बना ही नहीं सकते। तो जब फिजिकल बैरियर्स नहीं बन सकते तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो कैसे होगा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, फिजिकल बैरियर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जब फिजिकल बैरियर्स ही नहीं होंगे तो फिर आइसोलेशन कहाँ से होगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इकोसिस्टम। आपको किसको डिफाइन करना है, इकोसिस्टम को डिफाइन करना। और इकोसिस्टम को तो कैसे भूल सकते हो, इकोसिस्टम हमें पता है कि हमारे घर का जो एक्वेरियम होता है, घर के अंदर जो एक्वेरियम लगा के रखते हो और बहुत खुश होते हो कि अरे वाह हमारे घर में एक्वेरियम है। क्या होता है उस एक्वेरियम के अंदर, तो भाई वो हमारा इकोसिस्टम ही तो है। एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसको कि आपने बनाया है। आप सोच लो इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, तो वहां पर होता है पानी होता है, बिल्कुल होता है, पत्थर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अरे 100% होते हैं भाई, फिशेस नहीं रखते उसके अंदर, फिश रखते हो ना, तो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो हाँ होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं उसके अंदर। मतलब हमारे इकोसिस्टम में क्या होगा, लिविंग थिंग्स भी होगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी होगी। तो जहां इन दोनों का होगा कॉम्बिनेशन वही बन जाएगा इकोसिस्टम। तो भाई जहां आप लोग रहते हो क्या वो एक इकोसिस्टम नहीं है, 100% है। जहां आप लोग रह रहे हो वही इकोसिस्टम ही है। सो एन इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिकल एरिया। एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है इकोसिस्टम वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। लाइफ को बनाने के लिए लिविंग थिंग्स का होना भी जरूरी है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी होना जरूरी है। लिविंग थिंग्स तो होता है अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर, एनवायरनमेंट, एयर, ये सारी चीजें किसमें आती है, नॉन लिविंग थिंग में आती है। और जब दोनों का होता है कॉम्बिनेशन तो क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक और लिविंग पार्ट्स एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स और नॉन लिविंग पार्ट्स। बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स से वो सारी आ जाएगी अबायोटिक में, लिविंग थिंग्स आएगी बायोटिक में, और दोनों को मिलाओगे तो बन जाएगा हमारा इकोसिस्टम। यही होती है इसकी डेफिनेशन और यही एग्जाम में लिखनी भी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोट्रॉफ्स आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं फूड चेन में फर्स्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। फिर ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो वो फर्स्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको रीजन देना है, तो ये सबसे पहले लेवल पे क्यों होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, सबसे पहले लेवल पे क्यों होते हैं, तो भाई ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो किसी को नहीं खाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, किसी ऑर्गेनिज्म को जाके खुद नहीं खाते हैं, इनको सब लोग खा सकते हैं। इसलिए ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। इनको जो एनर्जी मिलती है वो 100% मिलती है, मतलब सन की एनर्जी का 10% मिलेगा, लेकिन फिर भी जो इनके पास एनर्जी है वो हम एज 100% उसको मानेंगे, उसके बाद वो आगे ट्रांसफर होती रहती है। और ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑटोट्रॉफ्स आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स डू नॉट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफ्स किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खा सकते, दे आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसलिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम प्लांट्स, हर्बीवोर्स आर द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। अब ऑटोट्रॉफ्स को कौन खाता है, तो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। भाई ये हमारा जो ट्रॉफिक लेवल का जो ये चार्ट पूरा पूरा जो पिरामिड है, इसके अंदर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, मतलब ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये जो है, इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनको खाने वाला कौन है, तो भाई इनको खाने वाला है हर्बीवोर। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाता है वो कौन है, हर्बीवोर। हर्बीवोर को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, मतलब ये सारे कहाँ आएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे। सो एग्जाम के अंदर जब ये लिख रहे हो, लिखते साथ में ये पिरामिड भी बनाना है, पिरामिड से और इजी हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन भी, और एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा, तो मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग्स, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक असाइन ट्रॉफिक लेवल टू फ्रॉग्स। ठीक है, एक फूड चेन है इन सब की, ठीक है।
तो विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स डू दे बिलोंग टू, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो भाई ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से तो बिलोंग बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये कौन सा अपना खाना खुद बनाते हैं भाई, ये तो किसी और अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, मतलब ये फर्स्ट लेवल पे तो है नहीं। अब आगे हो सकते हैं, तो भाई हम अगर बात कर रहे हैं इंसेक्ट की, स्नेक की, तो ये कौन कौन से लेवल पे होंगे भाई? ग्रास जो होगा, ग्रास कहाँ होगा, ग्रास देखो, ये ग्रास कहाँ होगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा। इंसेक्ट कहाँ होगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होगा। फ्रॉग कहाँ होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होगा। एंड स्नेक कहाँ होंगे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज ग्रास जो है वो किसी को नहीं खाता, ग्रास किसी को नहीं खाता, इट इज प्रोड्यूसर, दैट इज वाई जो ग्रास है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा। उसके बाद ग्रास को कौन खाता है भाई, ग्रास को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खाते हैं। तो इंसेक्ट कौन से लेवल पे आ गए, सेकंड लेवल पे आ गए। इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खाते हैं, तो फ्रॉग कहाँ आ गए, थर्ड लेवल पे आ गए। एंड लास्ट स्नेक तो किसको खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, दैट मींस स्नेक कहाँ आ गया, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आ गया। चलिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव फूड चेन दैट द ग्रास ऑक्यूपाइज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ग्रास का कौन सा लेवल होगा, फर्स्ट लेवल होगा, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, इसके अंदर क्या होता है, ओनली प्रोड्यूसर्स होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स होंगे, तो भी ग्रास भी तो एक प्रोड्यूसर है, तो वो भी कहाँ जाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं, दीज आर हर्बीवोर्स, तो ये होगा इंसेक्ट आपके। द फ्रॉग असाइन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो फ्रॉग है वो कहाँ जाएगा, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा, और कंज्यूमर कौन सा होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, बिकॉज फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर, सेकेंड वन इज द प्राइमरी कंज्यूमर, द थर्ड वन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देख लो, यहाँ पे था ग्रास, यहाँ था इंसेक्ट, यहाँ था फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, और ट्रॉफिक लेवल थर्ड हुआ वहां पर। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हाँ, और वाला कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, जहां आता है और वहां देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जो सबसे ज्यादा अच्छे से आता है सिर्फ उसी को कंप्लीट करना है, दूसरे वाले को छोड़ देना। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन इन प्रोड्यूसिंग ओजोन लेयर। ये लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, ये सेम क्वेश्चन था, लेकिन ये जो सेम क्वेश्चन था इसका थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस थे, और पूछा यही गया था, लेकिन वे अलग था पूछने का। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन इन प्रोड्यूसिंग ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोड्यूस करने में क्या यूवी रेज का भी रोल है? बट डेफिनेटली है, यूवी रेज का रोल डेफिनेटली है। क्यों है? तो आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया गया था, तो आपको बताया गया था कि जो O2 होता है, जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन से क्या होता है, वे ऑक्सीजन के ऊपर पड़ती है यूवी रेज, और यूवी रेज जैसे ही पड़ेगी तो ये O2 क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये O2 स्प्लिट होके क्या करेगा, OO में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स बन जाएंगे ये। अब क्या होगा कि जो और O2 है वो ज्वाइन हो जाएगी इसी एक एटम से, और ये बनाएंगी O3। O3 का मतलब ये क्या बना देंगी, ओजोन बना देंगी। तो भी ओजोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले कौन हुआ, यूवी रेज ने हेल्प की थी। अब लास्ट के अंदर ये O3 क्या करेगी, यूवी रेज को ही एब्जॉर्ब कर लेगी। सो ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ओजोन क्या करता है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। व्हेन एन ओजोन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी, जब ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट कम्स अपार्ट इनटू एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये साथ में किसके आएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आ जाएगा, एंड अ सेपरेट ऑक्सीजन एटम, और एक सेपरेट ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, by absorbing UV in the stratosphere, the ozone layer prevents harmful levels of this radiation from reaching Earth's surface। अब ये इसको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, वो हमें उन हार्मफुल रेडिएशन से बचाने का काम कर रहा है। मतलब यूवी रेडिएशंस को जितना ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ही ज्यादा हम हार्मफुल रेडिएशन से बचे हुए रहेंगे, यूवी रेज हमारे तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन बनाने में किसने हेल्प की, यूवी रेज ने हेल्प की। ये देखो, ऑक्सीजन थी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूवी रेज ने किया, और जब ये फिर ऑक्सीजन से मिलेगा तो बन जाएगा ओजोन, जो क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा यूवी रेज से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रिएक्शन इन्वॉल्व। जितना आपने ये थ्योरी में लिखा है ना, उसको रिएक्शंस में लिखना है। रिएक्शंस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, O2 था, पास में क्या आया, यूवी आया, साथ में यूवी रेज आई साथ में, तो OO में कन्वर्ट हो गया। नाउ O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ होगा, O2 के साथ मिलेगा, और क्या बना देगा, O3, मतलब कि ओजोन बना देगा। और वही ओजोन जो है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर
अर्थ के ऊपर एक लेयर बना देगी और वही लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, लेकिन हम उसे बचाएंगे थोड़ी ना, हम तो उसे डिप्लेट कर रहे हैं। चलिए, आप इस तरह से ये एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो सो दैट कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो इस पढ़ने से ही आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs अ कॉज ऑफ कंसर्न। जो CFCs होती है, अगर आप उनका ज्यादा यूज करते हो तो वो कंसर्न का कॉज क्यों है? भाई जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो फ्रिज के अंदर गैस आती है वो कौन सी होती है? CFC गैस होती है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो फ्रिज के अंदर जो ये गैस आ रही है वो क्यों नुकसानदायक है? भाई हम तो फ्रिज यूज करते हैं, हमने तो हार्म नहीं किया, कहाँ हार्म करेंगी ये गैसेस? क्यों इसको देखने की जरूरत है? क्यों इसका यूज कम करने की जरूरत है? तो भाई इसका यूज कम नहीं करोगे तो बचने नहीं वाले हो। क्यों नहीं बचने वाले? जितनी ज्यादा CFC गैस होगी उतना ही ज्यादा ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, और जितना ज्यादा ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा उतना ही ज्यादा यूवी रेज हमारे तक डायरेक्ट पहुंच पाएंगी, और यूवी रेज हमेशा हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। सो व्हेन CFCs रीच अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर दे कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। CFCs जो होती है जैसे ही ऊपर जाएंगी ओजोन लेयर के डिप्लेशन में हेल्प करेंगी, ओजोन लेयर को खत्म करने का काम करेगी, एंड अलाउ हार्मफुल यूवी रेडिएशंस टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ टू क्रिएट हेल्थ हैजार्ड्स। और ये अलाउ किसको कर देगी? ओजोन लेयर डिप्लेशन हो चुका है, अब सपोज अर्थ के ऊपर यहाँ पर ओजोन लेयर है, और सपोज यहाँ का जो ओजोन लेयर है इतने से पार्ट का वो हट चुका है, डिप्लेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ जो भी यूवी रेडिएशंस आएगी, अब यहाँ देखो, यहाँ जो भी यूवी रेडिएशंस आएगी वो डायरेक्टली से कहाँ चली जाएगी? अर्थ के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्ब करने के लिए ओजोन लेयर नहीं है। तो जब ये डायरेक्ट आएगी तो ये क्या करेंगे? हमें हार्म करेंगे। यूवी रेज से स्किन कैंसर भी हो सकता है, यूवी रेज से एलर्जी तो होती है, स्किन गर्मी के अंदर देखा होगा ना कि स्किन एकदम जलन से फील होता है स्किन के ऊपर, किसकी वजह से होता है? तो वो यूवी रेडिएशंस की वजह से होता है। इसीलिए बोला जाता है गाड़ियों का यूज कम करो, लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते। फ्रिज का यूज कम कर लो, CFC कम हो जाएगी, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो बस फिर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो ही रहा है वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suggest any two categories of contraceptive methods to control the size of human population which is essential for the prosperity of a country. Also explain about each method briefly. अब ये लंबा क्वेश्चन देखना ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और डरना बिल्कुल भी नहीं है, ना थकना है ना डरना है, ठीक है। चलो, सजेस्ट एनी टू कैटेगरीज, हमें दो कैटेगरीज के बारे में बताना है। कौन सी दो कैटेगरीज के बारे में बताना है? तो ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना है ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो, कम हो जाए। ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सो इसके मेथड्स के बारे में बताना है आपको। विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, जो कि एसेंशियल होती है कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए। सो इनको एक्सप्लेन भी करना है आपको। सो हमारे पास में कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? तो उन मेथड्स में होता है, फर्स्ट वन इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड हो सकता है, बैरियर मेथड के अंदर एक ऐसे बैरियर्स का यूज किया जा सकता है सो दैट कि स्पर्म और एग का फ्यूजन हो ही नहीं, वो मिले ही नहीं। जब वो दोनों मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भी जाइगोट नहीं बनेगा और बेबी भी नहीं बनेगा। सो इनके अंदर मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? भाई बैरियर मेथड्स को हम केमिकल मेथड्स भी बोल सकते हैं। इनके अंदर हो सकता है डायफ्राम हो सकता है, कॉन्डोम हो सकता है, और प्रिवेंट द मीटिंग्स ऑफ स्पर्म एंड ओवा। अब ये काम क्या करते हैं दोनों बैरियर्स? क्या काम करते हैं? ये स्पर्म और ओवा की मीटिंग को ही कैंसिल कर देते हैं। ओवा मतलब एग होता है, ठीक है, ओवा को आप एग भी लिख सकते हो। ये दोनों की मीटिंग को ही कैंसिल कर देते हैं सो दैट कि जब ये दोनों मिले ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन की झंझट ही खत्म और बेबी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स का मतलब होता है जिसके अंदर आप मेडिसिन का यूज करते हो, केमिकल्स का यूज करते हो। सो केमिकल मेथड मतलब क्या हो सकता है? ओरल पिल्स हो सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती है। लेकिन अगर आप उनको यूज करते हो तो होता क्या है, जैसे आप उनका यूज करोगे तो हार्मोन्स का रिलीज जो है ना वो बंद हो जाएगा। मतलब इस तरह से हार्मोन्स का रिलीज होगा कि जो ओवा है या जो एग है वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा, वो ओवरी के अंदर ही रह जाएगा, ओवरी से बाहर ही नहीं आ पाएगा। और जब वो ओवरी से बाहर ही नहीं आएगा तो स्पर्म से कैसे मिल सकता है वो, ठीक है। चलिए, सो ओरल पिल्स changes the hormonal balance of the female partner so that the eggs are not released. फीमेल पार्टनर जो होती है उसके
हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं ये कौन? केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स का मतलब जो ओरल पिल्स होती है या जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है? वो हार्मोन्स को ही चेंज कर देती है। फीमेल के हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स को बैलेंस को खत्म कर देगी। हार्मोन का जो बैलेंस है उसमें कहीं ना कहीं हेरफेर करेगी, और जितना हेरफेर करेगी उसकी वजह से जो एग है वो ओवरी से बाहर ही नहीं आ पाएगा, और जब वो ओवरी से बाहर नहीं आएगा तो स्पर्म और ओवा की मीटिंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, और बेसिकली इसका यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ये फीमेल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस ईच दैट कैन गेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब जो एसटीडीज है, अगर वो किसी वायरस से फैल रही है दैट मीन्स वो वायरल इन्फेक्शन में आएगा या वायरल डिजीज में आ जाएगा। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया से फैल रही है दैट मीन्स कि वो बैक्टीरियल डिजीज में आएगा। आपको क्या करना है? बैक्टीरियल और वायरल दोनों ही इन्फेक्शंस के बारे में, दोनों ही डिजीज के बारे में आपको बताना है। सो बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? दैट इज हेपेटाइटिस बी हो सकता है, HIV एड्स हो सकता है, एंड द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से भी क्या हो सकता है? आपके वायरस इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सो एसटीडीज जो कि बैक्टीरिया से हो सकती है। बैक्टीरिया से कौन कौन सी हो सकती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन कौन से होंगे? तो दीज आर गोनोरिया एंड सिफिलिस। ठीक है, इन्हीं के नाम हमने पढ़े थे। बहुत इजी से नाम ही तो याद करना है आपको, बस सिर्फ नाम याद करना है और कुछ नहीं करना है। लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। अब एडवांटेजेस बताने हैं कि अगर आप इसका यूज करते हो तो उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक बैरियर मेथड है भाई। सेक्सुअली इंटरकोर्स के टाइम पे ये किसका काम करता है? ये बैरियर का काम करता है। और ये बैरियर क्या करेगा? ये स्पर्म और जो ओवा है दोनों की मीटिंग को ही कैंसिल कर देगा, दोनों को मिलने ही नहीं देगा। और जब दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, भाई स्पर्म वजाइना में एंटर ही नहीं हो पाएगा तो ओवा से मिल नहीं पाएगा, और जब उससे नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है। सो बाय प्रिवेंटिंग एसटीडीज कॉन्डोम्स कैन प्रोटेक्ट फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अलाउ मैन to participate in preventing pregnancy and infections, may help prevent cervical cancer। cervical cancer से भी बचा सकते हैं ये, और other infection से भी बचा सकते हैं। may decrease premature ejaculation and prolong intercourse। ठीक है, चलिए the next question is draw a diagram to show spore formation in rhizopus। आपको एक डायग्राम बताना है जिसमें क्या शो करना है कि जो राइजोपस था उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो भाई स्पोर फॉर्मेशन का नाम सुनते ही तो हमें ब्रेड याद आ जानी चाहिए, हमारी घर की जो रोटी है वो याद आ जानी चाहिए। उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की फफूंद आती है वो क्या है? वो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ही तो आती है। सो राइजोपस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा? तो भाई राइजोपस के ऊपर क्या होगा? हो सकता है कहीं से स्पोर आएगा और क्या बनाएगा? स्पोरेंजियोफोर बनाएगा। देखो यहाँ क्या है? राइजोपस के ऊपर क्या हो रहा है? देखो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या है? एक गोल गोल क्या है? स्पोरेंजियम है। ये गोल गोल क्या है? ये स्पोरेंजियम है। और ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या भरे हुए हैं? बहुत सारे स्पोर्स फिल्ड है। देखो ये क्या है? आपका स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियोफोर है आपका। और ये स्पोरेंजियोफोर क्या कर रहा है? भाई देखो यहाँ पे क्या है? राइजोपस है। राइजोपस के ऊपर क्या बन गया? स्पोरेंजियोफोर बन गया। कब बनेगा ये स्पोरेंजियोफोर? जब इसको सुटेबल कंडीशंस मिलेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन जो सुटेबल होगी जगह इसके लिए, तो स्पोरेंजियोफोर बन जाएगा। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो ये गोला सा लग रहा है ये क्या है? ये है स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम इसको कह सकते हैं हम। इसके अंदर जो फिल्ड है, इसके अंदर जो ये बहुत सारे फिल्ड है ना, ये क्या है? ये है स्पोर्स। ये स्पोर्स है। ये जैसे ही ये स्पोर्स जो है, ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम पूरा बर्स्ट हो जाएगा। सपोज ये मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद क्या होगा? ये बर्स्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये बर्स्ट होगा इसके अंदर से स्पोर्स जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। जब ये स्पोर्स नीचे की तरफ गिरेंगे तो क्या बनेगा? क्या होगा? और बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्स बनेंगे और सेम प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलेगा। इसीलिए हमारी जो ब्रेड होती है ना वो खराब हो जाती है उस फफूंद की वजह से। एक बार फफूंद लगना शुरू होगी तो बहुत जल्दी लगती है, वो इसी वजह से लगती है। बट हम तो राइजोपस की बात कर रहे थे, बट ये सबके अंदर सिमिलर होगा। जैसे ही स्पोर फॉर्मेशन की बात आएगी डायग्राम बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with the help of an example differentiate between the process of budding and fragmentation। ठीक है, budding और fragmentation के बारे में बताना है और दोनों के डिफरेंस बताना है आपको और एग्जाम्पल के साथ में बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली बडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है?
बडिंग का तो ये है डायग्राम आपका, फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम ये है। बडिंग में क्या हो रहा है तो देखो, एक हमारे पास क्या है, यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल है ये कौन सा सेल है, ये यीस्ट सेल है। यीस्ट तो हमें याद ही है भाई, हमारे जो इडली खमन होता है वो यीस्ट की वजह से ही तो बनते हैं। तो ये एक यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल के अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर हो रहा है बडिंग। बडिंग मतलब क्या हुआ, इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये यीस्ट सेल जो है ये अपने आप को ग्रो करवा रहा है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब सेल डिवीजन से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो भाई यीस्ट सेल क्या करेगा, इसको बहुत सारे लोग चाहिए अपने आसपास में, बेचारा सिंगल है अभी, तो इसको बहुत सारे लोग चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा। और इसके पास रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही मेथड है, बडिंग। इसकी बॉडी में से क्या होगा, जैसे ही यीस्ट सेल जो है वो मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योरिंग के बाद में इसके बॉडी के ऊपर एक बड बनना शुरू हो जाएगा, एक छोटा सा पार्ट जो अलग से निकलना लग जाएगा, जिसको कि हम बोलेंगे बड। अब ये जो बड है इसके अंदर सबसे पहले डिवाइड कौन हो रहा है, देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगा ये एक बड बन गया, जैसे ये मैच्योर हो जाएगा बड, वैसे ही ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड होते ही एक नया यीस्ट सेल बन जाएगा। और इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक यीस्ट सेल जो है वो सिर्फ एक ही बड बनाएगा या एक ही यीस्ट सेल को बनाएगा आगे, लेकिन वो बहुत सारे बर्ड्स को भी बना सकता है एक ही साथ के अंदर। 4, 5, 10 कितने भी बर्ड्स हो वो एक साथ में बना सकता है, और एक ही साथ में सबको बिखेर भी सकता है, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ एक यीस्ट सेल था, एक बना, एक और, फिर उसके ऊपर एक और बना, उसके ऊपर और बहुत सारे बने। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो मैच्योर हो गए या इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, और जैसे ही इसकी बॉडी से डिटैच होंगे तो एक नया यीस्ट सेल बन गया, वो फिर मैच्योर होगा और वही क्या करेगा, वापस से रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब बडिंग करेगा। नाउ द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, ये स्पाइरोगायरा में हो रहा है। भाई ये कौन है, ये है स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, तो भाई स्पाइरोगायरा जो है जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर फ्रेगमेंट्स बनने लग जाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और इनकी बॉडी जब फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। भाई इनकी बॉडी जो था, यहाँ देखो बीच में ये सेप्टम बना, यहाँ बीच में सेप्टम बन गया, तो मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गई। भाई ये एक फ्रेगमेंट अलग हो गया, दूसरा वाला फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, और ये फ्रेगमेंट भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। जब ये फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे तो जो ये एक फ्रेगमेंट है, सपोज हम इस एक फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक फ्रेगमेंट है सेंटर वाला, ये क्या करेगा, एक नए स्पाइरोगायरा का जन्म दे देगा। ऊपर वाला ये जो फ्रेगमेंट है ये भी क्या करेगा, एक नया स्पाइरोगायरा बना देगा। मतलब फ्रेगमेंट तो एक था बॉडी में से, जब पूरी बॉडी इसकी मैच्योर हो चुकी थी, इसके बाद फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गई, फ्रेगमेंट्स डिवाइड हो चुके हैं, ऑलरेडी डिटैच हो चुके हैं। डिटैच होने के बाद में एक नया स्पाइरोगायरा बनेगा। देखो यहाँ क्या हो रहा था, बडिंग में क्या था, एक बड बना था, मैच्योर होने के बाद जब वो पूरा यीस्ट सेल मैच्योर हो चुका है तब वो डिटैच हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद में वो मैच्योर हो रहा है। भाई सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद में मैच्योर हो रहा है। चलिए तो अब हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस, एक्चुअली इनके डिफरेंसेस क्या है। एंड आई सजेस्ट यू कि भाई एग्जाम के अंदर डायग्राम जरूर बनाना इसका, ठीक है। चलिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो बोथ बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, दोनों के अंदर कोई मेल गमेट फीमेल गमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंगल सेल होके भी अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन देयर आर वेरियस डिफरेंसेस, उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। अब डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, तो भाई डिफरेंसेस क्या है, बडिंग के अंदर क्या होता है, ड्यू टू अनइक्वल सेल डिविजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज बड। बडिंग के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर अनइक्वल सेल डिविजन होता है, ठीक है। सेल डिविजन इक्वली नहीं होगा, अनइक्वल होगा, तो इसके अंदर इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ बन जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं बड। मतलब जो हमारा जो यीस्ट सेल था ना, यीस्ट सेल के ऊपर देखो यहाँ यीस्ट सेल था, इसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर एक बड बन गया था, ठीक है, अपनी एक आउटग्रोथ बना ली थी उसने, तो उसको हम बोलते हैं बड। तो बडिंग के अंदर ये बहुत मेन प्रोसेस है। These birds further give rise to a new organism, whereas in fragmentation, भाई यही बर्ड क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो जो पेरेंट सेल है इट ब्रेक्स डाउन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। एक जो पेरेंट सेल है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद उसमें नया स्पाइरोगायरा बनेगा। देन ईच ऑफ द फ्रेगमेंट प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल। भाई ईस्ट में क्या था, उसके ऑलरेडी अटैच में था, नया ईस्ट बना, उसके बाद वो डिटैच हुआ।
लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, सेपरेट हो गया, 3 और 4 जो भी जितने भी है सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में वही सारे ही जो फ्रेगमेंट्स है वो एक नया स्पाइरोगायरा को बना देंगे या एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देंगे। बडिंग इज कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग जो होती है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है वो किसमें होगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा। बड्स मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म व्हाइल अटैच्ड टू द पेरेंट एंड देन डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। सो बड जो होता है वो मैच्योर होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में। जो कब होगा वो मैच्योर, जब वो ऑलरेडी अपने पेरेंट सेल के अटैच में है। मतलब यहाँ देखो, जब ये बड बना है तो ये हाथों हाथ यहाँ से डिटैच नहीं होगा, ये पूरा पहले मैच्योर होगा। जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाएगा उसके बाद ये अपने पेरेंट सेल से डिटैच होगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स आर मैच्योर्ड ओनली आफ्टर दे सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जब वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद वो मैच्योर होंगे, उससे पहले वो मैच्योर नहीं हो सकते इन फ्रेगमेंटेशन। बडिंग में तो हो जाएंगे, बडिंग में तो पूरा का पूरा वो मैच्योर होगा उसके बाद ही वो सेपरेट होगा, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन में वो फ्रेगमेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद वो मैच्योर होंगे। बडिंग इज सीन इन यीस्ट, अमीबा, सी एनिमोन। बडिंग जो होती है वो यीस्ट में दिख जाएगी आपको, अमीबा में आप देख सकते हो और सी एनिमोन में देख सकते हो। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है वो किसमें होता है, द फर्स्ट थिंग स्पाइरोगायरा, इसको नहीं भूलना है। स्पाइरोगायरा में हो सकता है, प्लेनेरिया में हो सकता है। प्लेनेरिया पता होगा ना, जिसके अंदर सिर्फ एक आई स्पॉट्स थे, उसके अंदर आंखें नहीं थी, लेकिन वो सबको डराता जरूर है आंखें दिखा दिखा के। वो एक जस्ट आई स्पॉट्स है। ये जो प्लेनेरिया है ये क्या होगा, देखो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक जो फ्रेगमेंट है नीचे वाला पोर्शन ये पूरा प्लेनेरिया बना देगा, सेंटर वाला जो पोर्शन है वो भी पूरा प्लेनेरिया बना देगा, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी पूरा प्लेनेरिया बना देगा। मतलब कि अगर आप उसको कट कर दो और आप सोचो कि अरे वाह मैं तो जीत गया, मैंने इसको मार दिया, तो ये मरा नहीं। वो जितने पार्ट में आपने उसको कट किया वो उतने ही पार्ट्स में नए प्लेनेरिया बना के ले आएगा। चलिए, फंजाई हो सकता है, जेली फिश हो सकता है, लाइकेन और स्टारफिश में भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। स्टारफिश में भी यही होता है। स्टारफिश का अगर एक भी कॉर्नर जो है आप कट कर दो तो क्या होगा, 2 स्टारफिश बन जाएंगे उसके बाद में। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? जो vegetative propagation होता है क्यों उसका यूज करते हैं हम? तो भाई जब हमने vegetative propagation पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो देखो ये क्या होता है vegetative propagation। आलू को देखा होगा हमारे घर में, जो आलू उग जाते हैं क्या हो रहा है उसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। जो ये लीफ है ब्रायोफाइलम की, जो लीफ है इसके ऊपर एक छोटे छोटे लीव्स और बन रही है, तो क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। भाई जितने भी ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपने आप हो रहा है। मतलब कि इसके अंदर देखो टाइम नहीं लगता है। आलू आप कितने टाइम रखते हो अपने घर में, 4 दिन 5 दिन, हद से हद 10 डेज। उसके बाद तक हम हमारे घर में आलू रख ही नहीं सकते। भाई हम खा लेते हैं आलूओं को, तो हर एक सब्जी में डालते हो, हर जगह उसका यूज कर रहे हो, तो वो रहेंगे थोड़ी ना हमारे घर में ज्यादा। तो जो आलू है वो उग कैसे जाते हैं, बिकॉज क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ। जो अदरक है आपकी, जिंजर जो है वो भी उग जाती है। क्यों उग जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। फिर हमें पता है अगर हम ये छोटा सा पार्ट जो है ना, इतना सा भी अगर हम कट करके जमीन में लगा देंगे तो हमें एक बहुत बड़ी जिंजर मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से मिल जाएगी। तो भाई हम क्यों ना करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। तो हमारे पास तो रीजन बहुत सारे हैं, बता दो रीजन। चलिए, क्यों करते हैं हम इनको, इट इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम क्रॉप्स। क्यों होती है, it helps to introduce plants to in new areas where seed germination fails to produce mature plants due to changes in environmental factors and the soil. Suppose कहीं पे ऐसा हुआ, environmental factor बहुत ज्यादा चेंज हो गया और सॉइल के अंदर भी चेंज हो गया, तो कहीं कहीं पे ना सीड फेल हो जाते हैं कि बीज हमने डाले तो, लेकिन हमें प्लांट नहीं मिला, क्रॉप नहीं मिली। तो हम क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कि कोई भी एक जो सपोज हमने आलू ले लिया या हमने जिंजर ले ली, उसके पार्ट्स को हमने कट किया और हमने लगा दिया जमीन के अंदर। हो सकता है हमें वहां पर नई क्रॉप मिल जाए, सीड से नहीं मिल रही थी लेकिन हमें उस पार्ट से मिल जाए। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एक पार्ट है। इट इज मोर रैपिड, बहुत जल्दी होता है ये, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, इजियर भी है और चीपर मेथड है, सस्ता भी है, ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं होता इसके अंदर, बहुत जल्दी भी होता है, खर्चा भी नहीं होता है। प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल क्वालिटी एज द पेरेंट, पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल क्वालिटी जो होगी वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब अगर मुझे आलू के जैसा ही दूसरा आलू चाहिए, भाई आलू की जगह आलू ही चाहिए मुझे, बैंगन तो चाहिए नहीं है,
तो आलू की जगह का सेम आलू मुझे चाहिए, क्वालिटीज दोनों की सेम होनी चाहिए, जितना इसके अंदर स्टार्च है उतना ही उसके अंदर भी स्टार्च होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस आलू के 4, 4, 5, 10 पीसेस करो और उसको डाल दो जमीन के अंदर। जैसे ही जमीन के अंदर डालोगे तो हमारा आलू उग जाएगा और नए नए आलू मिल जाएंगे आपको। चलिए, फास्टर एंड मोर सर्टेन मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, बहुत फास्ट मेथड्स होते हैं और बहुत सर्टेन मेथड्स होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है इसके अंदर। चलिए, the next question is, in a food chain state the trophic level at which the concentration of harmful chemicals is maximum, why it is so। भाई ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि फूड चेन के अंदर जो हायर जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसके अंदर केमिकल्स का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा क्यों होता है। तो भाई हमें पता है, जब हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो इसके अंदर जितना ज्यादा यहाँ पर सपोज ये 1, 2, 3, 4, 5 ही होता है, 6 नहीं होता, ठीक है, 5 बना लेना। इसके अंदर ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ये क्या है, प्रोड्यूसर्स का है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होंगे बहुत सारे केमिकल्स। अब यही केमिकल्स जो है यहाँ ट्रांसफर हो गए, ये केमिकल्स और आगे ट्रांसफर होंगे, तो धीरे धीरे ना केमिकल्स का क्या होता है, अकम्युलेशन होने लग जाता है। केमिकल्स जो होते हैं वो इकट्ठा होने लग जाते हैं। जब ये सारे केमिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो इकट्ठा होके कहाँ जाएंगे, भाई मैक्सिमम लेवल पे चले जाएंगे, जो टॉप मोस्ट लेवल है हमारा ट्रॉफिक लेवल का वहां जाएंगे। इसीलिए वहां पर हमेशा केमिकल जो होता है वो उसका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और वो किसमें होता है, तो भाई ह्यूमन बींग्स कहाँ आते हैं, टॉप मोस्ट लेवल पे आते हैं ट्रॉफिक लेवल में। तो मतलब केमिकल्स का कंसेंट्रेशन हमारे अंदर कितना है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए, सो ये रीजन तो आपको पता हो गया होगा, याद भी हो गया होगा अब तक तो। So, the organism which occurs at the highest trophic level in the food chain will have the maximum concentration of the harmful chemical in its body, definitely। जो ट्रॉफिक लेवल पे सबसे हाईएस्ट पे आते हैं उसी के अंदर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा केमिकल्स का। Since kingfisher occurs at the highest trophic level, kingfisher जो है वो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है, आप ह्यूमन बींग्स को भी लिख सकते हो। Therefore, it will have the maximum concentration or harmful chemicals in its बॉडी। सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा बॉडी के अंदर केमिकल्स का और हार्मफुल कंसेंट्रेशन होगा। तो केमिकल्स है तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट तो देंगे नहीं, हमारे लिए कोई यूजफुल चीज तो होगी नहीं, तो डेफिनेटली हमारे लिए वो हार्मफुल चीज ही है। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा ये सेट जो 3 है वो कंप्लीट होता है। नाउ बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, आई होप कि आपको सारे चैप्टर अब तक रिवाइज हो गए होंगे। लेकिन हम रुकने थोड़ी ना वाला है, 2020 के और भी सेट्स है, पहले वो कंप्लीट करना है, फिर 2019 पे भी जाना है और 2021 भी करना है हमें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।